नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा भावेश जैन से, जो इडलवाइस म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड एंड सॉल्यूशन सेगमेंट के को हेड है। और इसी संबंध में हम इडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में भी आज चर्चा करेंगे कि आपको अगर एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना हो इस समय तो किस तरीके से आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा टूल हो सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। अमेरिका में कुछ और हो रहा है, यूरोप में कुछ और हो रहा है, इंडिया की मार्केट का और इकोनॉमी का एकदम अलग ही शिफ्ट चल रहा है। तो ऐसे में क्या एक बैलेंस अप्रोच लेना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर कि आप प्योर इक्विटी में जाएं या प्योर डेट में जाएं? तो इसी पे आज हम बातचीत करेंगे भावेश के साथ। भावेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हर हफ्ते हम एक फंड मैनेजर को बुलाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं उनके फंड के बारे में और उनके बारे में भी कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे मैनेज करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग फंड में जाएं, डिटेल में उससे चर्चा करें, पहले मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूं कि इस वक्त भावेश जैन को मार्केट कैसा लग रहा है? अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 20 महीने हो चुके हैं, मार्केट कहीं गया नहीं। हमने पहली बार 18,000 का लेवल टच किया था सितंबर-अक्टूबर 2021 में। उस वक्त अगर आप ध्यान दोगे तो निफ्टी का पी मल्टीपल जो था वो 27-28 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा था। 20 महीने हो गए, निफ्टी आज भी अगर आप देखोगे तो 18,200 18,300 उसी लेवल पे है। लेकिन जो अच्छी बात है, वैल्यूएशन अगर आप देखोगे जो 27-28 का पी मल्टीपल था, आज वो 18 के आसपास आ गया है। यानी कि एक आप देखोगे बॉटम से निफ्टी ऑलमोस्ट 150% चल गया था, 7,600 से 18,400। तो उसके बाद में एक पॉज, एक ब्रेक लगना जरूरी था। बट या तो नॉर्मली बड़ा करेक्शन आ जाता है और फिर रिकवरी होती है, या तो फिर ये पेनफुल कंसोलिडेशन जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं, उस दौर से मार्केट गुजरता है। तो ऑलरेडी 20 महीने हो चुके हैं, वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो चुके हैं। आई थिंक एफआई का भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी थोड़ी बाइंग शुरू कर दी है। तो ओवरऑल मार्केट अभी काफी ठीक लग रहा है, काफी कंफर्टेबल लेवल पे है कंपेयर टू 1-1.5 साल पहले जहाँ पे था। सो आई थिंक ये टाइम है, ये सही समय है जिसको इक्विटी में पैसा लगाना है। लास्ट 1-1.5 साल से जिन्होंने साइडवेज करेक्शन का वेट कर रहे थे, उनके लिए अच्छा वैल्यूएशन मिल चुका है। ये सही समय है, आपको इक्विटी की तरफ वापस से दिलचस्पी बनानी चाहिए। ओके भावेश, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा कि एक लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से देखिए तो ठीक ठाक टाइम करेक्शन हो गया है और मार्केट वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट जोन भी दे रहा है। लेकिन जब थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं तो मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी शंकाएं उठती हैं कि अमेरिका में पता नहीं मंदी आएगी कि नहीं आएगी, रोज़ उस पर डिस्कशन होता रहता है। इंडियन मार्केट में भी करेंसी का एक थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं कितना वीक हमारा रुपया हो जाएगा तो उससे एक्सपोर्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा। आईटी कंपनीज बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा और निटी-ग्रिटी में रखूं तो यहाँ से आगे आपको लगता है कि मार्केट हमारा फेयरली वैल्यूड है और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से इसमें अब और करेक्शन की गुंजाइश नहीं है? अगर आप देखोगे आज के सिनेरियो में इंडिया का अगर मैं 10 साल का पी मल्टीपल का एवरेज देखता हूँ तो एवरेज पी मल्टीपल 19-19.5 के आसपास आता है। अगर आप हमारा लेटेस्ट वैल्यूएशन देखोगे तो हम उसके ऑलमोस्ट आसपास ही चल रहे हैं। इनफैक्ट आपको ये देखना है कि 10 सालों में चीजें काफी इंप्रूव हुई है। आज से 10 साल पहले अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ रहा था। आज इन्फ्लेशन काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल में है। लेटेस्ट नंबर अगर आपने देखा रहेगा तो 5% से भी नीचे का इन्फ्लेशन आया है। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम जो था वो था बैंकिंग क्राइसिस। हर बैंक के रिजल्ट में हम लोग सिर्फ यही देखते थे, नया एनपीए कितना आ रहा है, नया स्लिपेज कितना आ रहा है, कौन सा नया क्लाइंट पैसा किसी और में डूब चुका है, वही चीजों पे ध्यान देते थे। आज जब हम बैंक्स के रिजल्ट देखते हैं तो कोई भी एनपीए के बारे में बात ही नहीं कर रहा। अब हम लोग सिर्फ जो देख रहे हैं किसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है, किसका क्रेडिट पिकअप सबसे अच्छा हो रहा है, वो देखते थे। एक और चीज थी, आज से 10 साल पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया में एक टर्म उस वक्त पे आया था जिसको हम बोलते थे पॉलिसी पैरालिसिस। क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले नहीं पाती थी। बट आज अगर हम देखोगे तो उस मामले में भी चीजें काफी इंप्रूव हुई है। 10 साल पहले प्राइवेट कैपेक्स पूरी तरीके से ना के बराबर हो गया था। आज अगर आप देखोगे प्राइवेट कैपेक्स पिछले 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर आज की तारीख में, आज से 10 साल के कंपैरिजन में देखूंगा तो मैं बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो कोई रीजन नहीं है कि हमको 10 साल के वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड करना चाहिए। डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट को देखते हुए जहाँ पे थोड़ा एक स्लोडाउन का फियर है लोगों को, यूएस रिसेशन हो गया, यूएस में जिस तरह से कुछ उनके रीजनल बैंक्स का कोलैप्स हुआ है, उन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा एक असमंजस का माहौल है।
लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंडिया स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा रीजन है कि इंडिया को अपने 10 साल के वैल्यूएशन के एवरेज के नीचे ट्रेड करना चाहिए। जैसे आप देखोगे, एक कारण था हमारा मार्केट नहीं ऊपर जा रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण था एफआई की कंटिन्यूस बिकवाली। एफआई ने पिछले 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट 35 से 40 बिलियन डॉलर की सेलिंग की है। अब जाके देखोगे तो लास्ट 2 महीने बोल दूं या लगभग 2 से 2.5 महीने में एफआई धीरे से लौट के आ रहे हैं। जितना उन्होंने बेचा है उसके सामने तो अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ गया है कि अगर ग्रोथ को चेस करना है, अगर आपको बड़ा मार्केट चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी मिले, तो उन सब पैरामीटर पे इंडिया आज की तारीख में सबसे आगे जाता है। तो वहां पे भी एज एन एफआई भी आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, आपको लौट के इंडिया में आना ही है। तो इन दैट कंटेक्स्ट आई थिंक हमारे डोमेस्टिक क्लाइंट के लिए इंडिया का मार्केट आज की तारीख में बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये पेन जो ग्लोबल मार्केट्स को लेके है वो शायद 3 महीने 6 महीने और चले, लेकिन जैसे हम इलेक्शन के नजदीक चले जाएंगे, मेरे ख्याल से हमारा मार्केट बाकी सारे फैक्टर्स को छोड़ के डोमेस्टिक फैक्टर्स की तरफ फोकस करेगा, और जैसे ही मार्केट का रुझान डोमेस्टिक फैक्टर्स की तरफ जाएगा, आई थिंक अपने मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने मिल जाएगी। तो भावेश, एक लास्ट क्वेश्चन है मार्केट पे कि आपको लगता है कि स्ट्रक्चरल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई हेडविंड, कोई रिस्क आपको लगता है कि वो यूएस का रिसेशन हो सकता है, हमारी करेंसी हो सकती है, या क्रूड हो सकता है, कोई रिस्क आपको लगता है जो स्ट्रक्चरल हो? देखिए, जो एक स्ट्रक्चरल रिस्क जो मार्केट के लिए था वो डेफिनेटली क्रूड के प्राइस को लेके था, क्योंकि क्रूड के प्राइस की वजह से हमारा इन्फ्लेशन, हमारा इंटरेस्ट रेट, हमारी करेंसी सब कुछ डायरेक्ट क्रूड से लिंक हो जाती है। जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, क्रूड का प्राइस कुछ दिनों के लिए $120-130 चला गया था। उस वक्त आपने देखा रहेगा मार्केट 18,000 के आसपास से सीधा 15,000 पे करेक्ट होकर आ गया था। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे, यूक्रेन रशिया आज ऑलमोस्ट 1-1.25 साल से वो लड़ाई चली रही है, लेकिन क्रूड का प्राइस काफी नीचे आ गया है। $70-75 जब तक क्रूड का प्राइस है, आई थिंक हमारे लिए वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज की तारीख में ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखते हो, जब सब जगह स्लो डाउन और रिसेशन की बात चल रही है, मुझे नहीं लगता कि क्रूड का प्राइस फिर से वो $110-120 का प्राइस हमको देखने मिलेगा इमीडिएट फ्यूचर में। सो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में तो क्रूड का प्राइस भी अपने मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी ये टाइम करेक्शन, ये पेन आता, तो ये एक्चुअली ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको एक समय मिल रहा है कि आप लो वैल्यूएशन पे या बहुत फेयर वैल्यूएशन पे एंट्री कर सके। तो ऐसी एंट्री में फिर आपको एक थोड़ा बैलेंस अप्रोच भी रखना चाहिए, थोड़ा सा समझदारी के साथ ट्रेड करें अगर आप या निवेश करें। तो इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको भावेश देखते हैं। भावेश, जैसे नाम से लग रहा है इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, क्या है, जरा इस फंड के बारे में हमें समझाइए। तो ये देखिए, ये बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी अगर आप देखोगे, 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने अपना पहला बजट अनाउंस किया था, उसमें उन्होंने डेट के टैक्सेशन चेंज कर दिए थे। लॉन्ग टर्म जो पहले 1 साल होता था, उसको उन्होंने बढ़ा के 3 साल कर दिया था। तो उस वक्त हाइब्रिड एज ए कैटेगरी, जिसमें बैलेंस एडवांटेज फंड एक पार्ट है, इन सब कैटेगरी में काफी जोर से पिकअप आया था। अगर आप देखोगे, आर्बिट्राज फंड उस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री 5,000 करोड़ की थी, आज वो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ की है, पीक पे 1,15,000 करोड़ जाके आ गई। सेम उसी तरीके से बैलेंस एडवांटेज फंड भी एक कैटेगरी थी जो उस तक 15-20,000 करोड़ की थी, आज ये ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। बैलेंस एडवांटेज फंड जो होती है, ये कैटेगरी में हम करते क्या है, आप मुझे समझो, आपने मुझे 100 रुपए दिए, 80 रुपए हम इक्विटी में डालते हैं, 20 रुपए हम डेट में लगाते हैं। ये 80 रुपए जो हम इक्विटी में लगाते हैं, इसको हम लोग, हमारा जो मॉडल होता है, हमारी जो स्टडी होती है, उसके हिसाब से डेली बेसिस पे इक्विटी को हम लोग कम ज्यादा करते हैं। अगर हमें मार्केट थोड़ा खराब लग रहा है तो हम इक्विटी का एक्सपोजर घटा के 30% तक लेके आ जाते हैं। अगर हमें मार्केट अच्छा लग रहा है तो हम इक्विटी बढ़ा के 80% तक लेके चले जाते हैं। तो डेली बेसिस पे इन सिग्नल्स की, इन फॉर्मूलास की मॉनिटरिंग होती है, और हर रोज फंड मैनेजर और जो फंड मैनेजमेंट की टीम होती है, ये डिसाइड करती है कि अगले दिन के लिए हमें कितना इक्विटी कैरी करना है। तो इससे होता क्या है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर जैसे कि कोई क्लाइंट आता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, तो लंबे समय में हम उसको एक इक्विटी जैसा रिटर्न दे देते हैं। लेकिन इक्विटी फंड, जो नॉर्मल इक्विटी फंड होते हैं, उनकी जितनी रिस्क होती है, उनकी जितनी वोलेटिलिटी होती है, उनका जितना ड्रॉडाउन होता है, उन सबके कंपैरिजन में हम आपका रिस्क ऑलमोस्ट 40 से 50% कम कर देते हैं, हम आपकी वोलेटिलिटी 40 से 50% कम कर देते हैं। और ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखोगे तो जितना आपको नॉर्मल इक्विटी फंड में रिटर्न मिलता है, उसका 70-80% रिटर्न हम आपको
दिलवा देते हैं, लेकिन रिस्क काफी कम कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि मुझे ये पैसा 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, लेकिन जैसे वो निफ्टी में एक 25%, 30% का फॉल दिखता है, वो घबरा जाता है, वो पैनिक कर जाता है। बहुत सारे क्लाइंट है जो कभी इक्विटी देखी नहीं है, जो आज तक सिर्फ एफडी में पैसा लगाते थे या सिर्फ डेट में पैसा लगाते थे, उन सारे क्लाइंट को इक्विटी में जब वो 25%, 30%, 35% का जब फॉल आता है, वो घबरा के इक्विटी से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस उनको इक्विटी में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे सारे कंजर्वेटिव क्लाइंट जो डेट से थोड़ा बेटर रिटर्न चाहते हैं लेकिन इक्विटी के जितना रिस्क नहीं लेना चाहते, उन सारे क्लाइंट के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड और जो ये पूरी हाइब्रिड कैटेगरी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर आप देखोगे पिछले 7-8 साल में म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा ग्रोथ रहा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इन हाइब्रिड कैटेगरी को ही मिला है। और ये जो 20 रुपए आप डेट के लिए रखते हैं, उसमें क्या करते हैं? तो इसमें जो 20% हम लोग जो डेट में डालते हैं, वहां पे अगर आप देखोगे हम लोग की जो स्ट्रेटेजी है, वहां पे हम लोग टी-बिल, जीसेक, जिसको सोवरिन रेटिंग का पेपर किया जाता है, और उसके अलावा हम लोग AAA रेटेड पेपर रखते हैं। टी-बिल और जीसेक रखने का कारण हमारा सिंपल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इक्विटी को हम लोग डे टू डे बेसिस पे 30% से लेकर 80% के बीच में हमारे सिग्नल के हिसाब से मूव करते रहते हैं। तो वो चेंज करने के लिए हमको डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन आप सुनते रहोगे, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमको एक्सचेंज में मार्जिन पे करना होता है। तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग कुछ पैसा टी-बिल में और जीसेक में रखते हैं। जो एक्सचेंज से अप्रूव्ड लिस्ट में नाम आता है उन टी-बिल और जीसेक का, वो हम लोग एक्सचेंज के पास रखते हैं और उसके अगेंस्ट हम डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। तो ऑन एन एवरेज वहां पे अगर आप देखोगे तो क्लियर पॉलिसी है, हम लोग कोई भी क्रेडिट कॉल नहीं लेते, AAA और सोवरिन पेपर। ड्यूरेशन भी अगर आप देखोगे तो हम लोग 5 साल के ऊपर का ड्यूरेशन भी काफी हद तक लेते नहीं है। एवरेज मैच्योरिटी अगर देखोगे इस फंड की तो 2 साल 3 साल के बीच में हम लोग रखते हैं और एकदम सिंपल अक्रूवल बेस्ड स्ट्रेटेजी जरा इसको चलाते हैं। ओके, तो यानी जो 20% है उसको एक तरीके से कोलेट्रल यूज कर लेते हैं आप मार्जिन के तौर पे, और फिर बाकी जो 80 है उसको इक्विटी में ट्रेड करते हैं, जिससे कि बेटर रिटर्न किया जा सके। तो ऑन एन एवरेज फिर ऐसे फंड में कितना एवरेज रिटर्न बन जाता होगा लॉन्गर पीरियड में? हाँ, अगर आप देखोगे, देखिए जैसे मैंने बताया, ये फंड 2009 अगस्त में हमने लॉन्च किया था, तो ऑलमोस्ट 13 साल की हिस्ट्री है। और इक्विटी फंड है, इसलिए हम लोग एटलीस्ट क्लाइंट को हमेशा यही कहते हैं कि इसमें अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 3 साल या 5 साल का ड्यूरेशन माइंड में लेकर ही आइए। अगर मैं इसके 3 साल के रोलिंग रिटर्न निकाल के देखूं, एवरेज 3 साल के रोलिंग रिटर्न इस फंड के ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास हो गए, जो डबल डिजिट रिटर्न हम कहते हैं। और सेम चीज अगर मैं 5 साल के लिए भी करके देखूं तो उसी के आसपास 10.7। तो 10% से लेके 11% के बीच के रिटर्न है अगर मैं रोलिंग 3 ईयर और रोलिंग 5 ईयर के पीरियड में देखूं। यही चीज, यही एनालिसिस अगर आप निफ्टी के लिए करते हो तो शायद वो नंबर 11-11.5% होगा। इस फंड में आपको 10 से 10.5% मिलता है। ओके, तो जो आपके फंड में टॉप होल्डिंग्स होती हैं, ये जो एलोकेशन आप करते हैं, ये किस बेसिस पे करते हैं? तो अगर आप देखोगे जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, इसमें हर एएमसी का अपना अपना व्यू होता है। कोई एएमसी वैल्यू वाले स्टॉक ज्यादा लेती है, कोई ग्रोथ वाले ज्यादा स्टॉक लेती है। हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम लोग एक ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस करके हम लोग जो फिलोसॉफी है उसको फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं डेरिवेटिव से पोर्टफोलियो को हेज करता हूँ, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो काफी लार्ज कैप बायस्ड होता है। तो जैसे मैंने बताया, 80 रुपए हम इक्विटी में लगाते हैं, 20 रुपए डेट में लगाते हैं। ये जो 80% इक्विटी में जाता है, उसमें से 60 से 65 रुपीज जो हम बोलते हैं, 60 से 65 रुपया हम लोग लार्ज कैप स्टॉक में रखते हैं, जिसको हम टॉप 100 मार्केट कैप कंपनी कहते हैं। फिर 101 से 250 नंबर की कंपनी, जिसको मिड कैप कहा जाता है, ऑलमोस्ट 10% वहां पे रहता है। और 251 से लेके 500 नंबर की कंपनी, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है वो NSE 500 है, तो 251 से लेके 500 नंबर की जो स्मॉल कैप कंपनी है, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 6% का एक्सपोजर लेते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया, ग्रोथ को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन पोर्टफोलियो हमेशा ही लार्ज कैप बायस्ड होता है, क्योंकि डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो हम लोग निफ्टी फ्यूचर यूज करते हैं, वो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक को कवर करता है। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो हमेशा ही उन स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा दिखाई देगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो भवेश से ये समझेंगे कि वो क्या मॉडल लगाते हैं जिससे रिटर्न को कम से कम रिस्क उसका कैप कर दिया जाए।